Hello students, today I will explain you the second chapter, The Sound of Music. The Sound of Music chapter has two parts. Today I will explain you the first part of the chapter. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. इस चैप्टर में एक लेडी की बात की है जिसका नाम है एवलाइन ग्लेनी, जो कि उसकी कुछ एज के बाद वो डेफ हो जाती है, मतलब कि उसे वो सुन नहीं सकती है, बट फिर भी वो सुन नहीं सकती है पर उसे साउंड सुनाई देता है। ये जो चैप्टर है वो थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए है क्योंकि वो सुन नहीं सकती फिर भी वो साउंड को सुन सकती है। तो ये कैसे सुन सकती है वो इस चैप्टर में बताया गया है। एवलाइन ग्लेनी एक बहुत ही फेमस है जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है। इस चैप्टर में उसके बारे में इन डिटेल बताया गया है। रश सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बिफोर यू रीड। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इस चैप्टर में ये जो लाइन है वो किसी ने बोली है। ये हमें पता चलेगा कि ये लाइन एक्चुअली किसने बोली है बाद में चैप्टर में। इसमें बोला गया है कि भगवान ने एवलाइन ग्लेनी की जो सुनने की जो क्षमता है, जो वो सुन नहीं सकती है, पर उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी गई है। जो हम सुनते हैं वो एवलाइन ग्लेनी उसे फील करती है, उसे महसूस करती है, साउंड को वो महसूस करती है। हम साउंड को सुन सकते पर एवलाइन ग्लेनी जो कि डेफ है, सुन नहीं सकती है, तो वो क्या करती है, साउंड को महसूस करती है, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, जो कि बहुत ही अलग ही खूबी है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, मतलब कि हम जितना साउंड को महसूस नहीं कर सकते, एवलाइन ग्लेनी उससे भी ज़्यादा साउंड को महसूस करती है और उसे परखती है कि ये किस तरह का साउंड है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसलिए ही वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, इतना अच्छे से प्ले कर पाती है, उसे बजा सकती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. First we will see the difficult word meanings. Jostle means push roughly. Slight मतलब small and thin. Daunting means frightening. अब इसमें बताया गया है कि ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है एक प्लेटफॉर्म का है, ट्रेन प्लेटफॉर्म का, एक रेलवे स्टेशन का सीन दिया गया है, जहाँ पे ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से जॉसल मतलब कि एक दूसरे को वो धक्का मार रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पर। और ये अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है वहाँ का ये प्लेटफॉर्म का सीन है कि जहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. वहाँ पर एक स्लाइट गर्ल है, मतलब कि एक छोटी सी लड़की है जो कि स्मॉल एंड थी, मतलब छोटी और पतली है, और वो 17 years की दिख रही है, जो 17 साल की है। यहाँ पर एवलाइन ग्लेनी की बात की गई है। ये जो छोटी लड़की है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर,
वो है एवलाइन ग्लेनी, जो 17 साल की है, जो कि नर्वस है और थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी है। वो ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर सकती है। जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है। तो एवलाइन ग्लेनी सुन नहीं सकती है, वो डेफ होती है। तो ट्रेन की वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है कि ट्रेन अब आने वाली है। अप्रोचिंग का मतलब होता है आने वाली है प्लेटफॉर्म पर। वो वहाँ पर थोड़ी बहुत नर्वस होती है, पर साथ साथ में एक्साइटेड भी होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में फर्स्ट डे होता है। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एक इंस्टीट्यूशन है म्यूज़िक, जहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है, और वो जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वो लंदन में है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब जो एवलिन ग्लेनी है वो स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती है, मतलब कि एवलाइन ग्लेनी है वो स्कॉटलैंड की होती है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है जो यूरोप में आई है। अब वो स्कॉटलैंड से लंदन की तरफ जा रही होती है। वो स्कॉटलैंड से लंदन जा रही होती है, इसलिए वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वहाँ खड़ी होती है ताकि वो ट्रेन में बैठकर स्कॉटलैंड से लंदन जा सके। और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वो लंदन में है, इसलिए वो स्कॉटलैंड से लंदन जा रही होती है। स्कॉटलैंड में है ना फास्ट लाइफ नहीं होती है, मतलब कि लंदन में बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है, स्कॉटलैंड में इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफ नहीं होती है। स्कॉटलैंड में ज़्यादातर फार्म्स होते हैं और कंट्री साइड है, जबकि लंदन है ना वो एक अर्बन एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफ होती है। इसलिए स्कॉटलैंड में वो इतने अच्छे से म्यूज़िक नहीं सीख पाती, इसलिए वो स्कॉटलैंड से लंदन की तरफ लंदन जा रही होती ताकि लंदन में वो अच्छे से म्यूज़िक सीख सके। सो ये प्लेटफॉर्म का सिनेरियो है, ट्रेन प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर ट्रेन आ रही होती है और वो लंदन से स्कॉटलैंड जाती है, स्कॉटलैंड से लंदन जा रही होती है। और उसका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है वहाँ पे उसका फर्स्ट डे होता है, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से है जहाँ पे फार्म्स और वो ज़्यादा है, इतनी फ़ास्ट लाइफ नहीं है, जबकि लंदन में बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ होती है, इसलिए वो थोड़ी बहुत नर्वस होती है। और एक्साइटेड इसलिए होती है क्योंकि उसका जो फेमस प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखने जा रही है, जो उसका ड्रीम है। वो म्यूज़िक को फॉलो करना चाहती थी, वो म्यूज़िक को सीखना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे म्यूज़िक में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वो एक टीनेजर थी, टीनेजर मतलब कि वो 17 ईयर्स की थी, इसलिए उसे टीनेजर कहा गया है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली डेफ का मतलब होता है, प्रोफाउंडली मतलब एब्सोल्युटली कम्प्लीटली डेफ, पूरी तरीके से डेफ, यानी कि बिल्कुल भी सुनने की उसमें क्षमता नहीं थी। तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था। नॉर्मल जो इंसान होता है जो सुन सकता है उसके लिए वो चैलेंजिंग तो है कि वो म्यूज़िक सीखने जा रहा है इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में, पर जो एवलाइन ग्लेनी थी उसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वो सुन नहीं सकती है और उसे म्यूज़िक सीखना था। एवलाइन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब एवलाइन ग्लेनी की जो सुनने की जो क्षमता जो चली गई थी वो एकदम से नहीं गई थी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे गई थी। वो जो उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे गई थी। वो पहले से डेफ नहीं थी, उसकी कुछ एज आने के बाद उसकी जो डेफनेस आई थी उसके बाद में वो उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो चली गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर जो थी जिसका नाम था इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी को याद है कि जब एवलाइन 8 ईयर ओल्ड मतलब 8 साल की थी तब उसे वेट कर रही थी, उसका पियानो बजाने का चांस आने वाला था। तो जैसे ही उसे बुलाया गया पियानो बजाने के लिए तो वो बिल्कुल भी हिली नहीं। एवलाइन जब 8 साल की थी तो
वो पियानो बजाने के लिए एक जगह पे गई थी। तो वहाँ पर उसका जब चांस आया पियानो बजाने का और उसे जब बुलाया गया कि तुम्हारा चांस आ गया है, पर एवलिन जो थी वो बिल्कुल भी हिली नहीं। तब इसाबेल ग्लेनी को ऐसा लगा कि शायद उसने सुना नहीं है। एवलाइन ग्लेनी ने जब उसको बुलाने के लिए बुलाया गया, उसे बुलाया पियानो बजाने के लिए, तो उसने वो हिली नहीं। तब उसकी मदर को ऐसा फील हुआ कि शायद उसने ये चीज़ सुनी नहीं है। For quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. Conceal का मतलब होता है हाइड, छुपाना। तो कुछ समय तक एवलाइन ने मैनेज किया कि उसके फ्रेंड्स और टीचर्स को पता ना चले कि उसे सुनने की प्रॉब्लम हो गई, उसे सुनाई नहीं देता है। कुछ समय तक इसने ये चीज़ को छुपा कर रखा, किसी ना किसी तरह से वो मैनेज करती थी ताकि उसके फ्रेंड्स और टीचर्स को पता ना चले कि उसे सुनाई नहीं देता है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated. पर जैसे ही वो 11 साल की हुई, एवलाइन जब 11 साल की हुई, तो उसे वो जो उसकी सिचुएशन थी सुनने की, जो थोड़ा बहुत भी उसे सुनाई देता था, वो बिल्कुल अब 11 साल की उम्र में उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। उसकी जो सिचुएशन थी वो वर्ड्स मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटरेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist. स्पेशलिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर। उसके बाद जो उसकी जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उसने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया एवलाइन के पेरेंट्स को कि आप इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, यानी कि डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि एवलाइन को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती जब हम उसे कुछ बोलते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, तब पता चला कि उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो चली गई है, क्योंकि उसकी जो नर्व जो होती है, नस होती है, वो डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से एवलाइन को सुनाई नहीं देता था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उस वक्त पे उन्होंने एडवाइस किया डॉक्टर ने कि इसको हियरिंग एड्स मतलब कि इक्विपमेंट आता है जो आपके कान में इक्विपमेंट एक लगाया जाता है जिससे आप थोड़ा बहुत सुन सकें। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको हियरिंग एड्स मतलब कि जो इक्विपमेंट आता है सुनने का, वो कान पे लगाया जाता है जिससे आप थोड़ा बहुत सुन सकते हो, वो लगाया जाए और उसे डेफ जहाँ पे बच्चे होते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उस स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलाइन। एवलाइन कहती है कि एकदम से सब कुछ ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि जैसे कि ये बैड न्यूज़ जैसे ही उसे पता चली कि वो अब बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है, उसकी जो नर्व जो थी वो धीरे धीरे डैमेज हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी डैमेज होने के कारण अब उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो चली गई है। और एकदम से ये न्यूज़, बैड न्यूज़ सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अंधेरा छा गया हो सब जगह और उसे उसकी लाइफ में अब कुछ बचा ना हो। बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब जो एवलाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने सोचा कि वो गिव अप तो नहीं करेगी। इससे पता चलता है कि जो एवलाइन है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, इसलिए उसने ईज़िली गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। उसने सोचा कि वो अब नॉर्मल लाइफ जैसी वो बिता रही थी वो नॉर्मल लाइफ ही बिताएगी, और जो उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर, उसे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था, तो वो उसी म्यूज़िक जो उसका इंटरेस्ट है उसी म्यूज़िक को फॉलो करेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा एक लड़की है वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि उसे भी ज़ाइलोफ़ोन बजाना है। ज़ाइलोफ़ोन क्या होता है? अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ।
आप ये साइड में इमेज को देख सकते हो, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन बार्स होते हैं, उसके अंदर रोज़ होती है वुडन बार्स की, जो एक अलग अलग लेंथ की होती है और उसे ज़ाइलोफ़ोन कहा जाता है। तो एक दिन जब एवलाइन ने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा तो उसको इच्छा हुई कि वो उसे भी बजाना है ज़ाइलोफ़ोन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब जो ज़्यादातर जो टीचर्स थी वो उसे डिस्करेज करती थी, डीमोटिवेट करती थी कि वो नहीं बजा सकती है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे हर वहाँ पर जितने भी टीचर्स थे उसे डिस्करेज करते थे। पर जो परकशनिस्ट रॉन फॉब्स करके जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उन्होंने एवलाइन का पोटेंशियल देखा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकती है, उसे अगर एक मौका दिया जाए, एक चांस दिया जाए तो वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सकती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से प्ले कर सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. अब जो रॉन फॉब्स है उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसमें डिफरेंट नोट्स सेट किए, मतलब कि दोनों ड्रम्स में से अलग अलग आवाज़ आ रही थी, उसका जो साउंड सिस्टम था, जो नोट्स थे वो बिल्कुल ही अलग अलग थे। तो उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसको अलग अलग नोट्स पे सेट किया, अलग अलग नोट्स पे ट्यून किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलाइन। एवलाइन कहती है कि रॉन फॉब्स ने उसे कहा कि तुम इसे सुनो मत, उसको सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि तुम इसे सेंस करो। सेंस मतलब कि इस जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसे, जो नोट्स जो आएंगे उसे तुम फील करो, तुम उसे सुनने की कोशिश मत करो। ये जो म्यूज़िक का जो साउंड आएगा, जो नोट्स आएंगे, उसे तुम फील करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वेस्ट का मतलब होता है कमर, जो आपका बॉडी का जो मिडल पार्ट होता है उसे वेस्ट कहा जाता है, जो कमर होती है। तो एवलिन ने ये रियलाइज़ किया, ऐसा फील किया कि जो हायर नोट्स है, जो हायर ड्रम जो था उसके जो हायर नोट्स थे, यानी कि जो हाई साउंड आता है वो अपने वेस्ट के ऊपर, मतलब कि कमर के जो ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ पर वो फील कर सकती थी वो वाले नोट्स को। और जो लोअर नोट्स से, मतलब कि जो लोअर साउंड जो था वो वेस्ट के नीचे, यानी कमर के नीचे वाला जो भाग है वहाँ पर वो साउंड को फील कर सकती थी। यानी कि हायर नोट्स वो वेस्ट के अप साइड पे वो फील कर सकती थी और जो लोअर साउंड जो थे, लोअर नोट्स थे, वो अपने वेस्ट के नीचे वाले जो हिस्सा है वहाँ पर वो फील कर सकती थी। आज वो सुन तो नहीं सकती थी, इसलिए वो म्यूज़िक को फील करने लगी। Forbes repeated the exercise and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in the different parts of her body. अब जो रॉन फॉब्स है वो इस एक्सरसाइज को इस तरह से उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से वो एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे थे और जल्दी एवलाइन ने ये डिस्कवर किया, ये देखा कि वो जो डिफरेंट नोट्स होते हैं, जो अलग अलग सर्टेन नोट्स होते हैं, जो साउंड्स होते हैं म्यूज़िक के, वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस करने लगी उसे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एवलाइन ग्लेनी कहती है कि उसने अपना माइंड जो था वो ओपन कर दिया, उसने अपने बॉडी को भी ओपन इन द सेंस कि वो साउंड और वाइब्रेट को इजीली महसूस कर पाती थी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। जैसा उसका साउंड का जो नोट्स था, साउंड का जो वॉल्यूम, साउंड जो होता है हायर नोट्स एंड लोअर नोट्स, वो हायर नोट्स और लोअर नोट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स से महसूस करने लगी। बाकी जो था वो था शेयर डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क, वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी और डिटर्मिन्ड थी। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 and she had decided to make music her life. अब एवलाइन कह रही है कि उसके बाद में उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से वो अलग अलग नोट्स को अपनी बॉडी पार्ट्स में महसूस करने लगी
उसके बाद वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। वो यूनाइटेड किंगडम गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ का मतलब होता है यंग पीपल और ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है। तो जो यंग पीपल का जो ग्रुप था म्यूजिशियन का, उनके साथ में वो यूनाइटेड किंगडम गई। तब वो 16 ईयर्स ओल्ड थी और उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाएगी। वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में उसने एक कॉन्सर्ट किया था यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यंग पीपल जो म्यूजिशियन थे उनके साथ में। तब वो 16 ईयर्स की थी और उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही लाइफ बनाएगी, म्यूज़िक ही उसकी लाइफ है अब। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ऑडिशंस का मतलब होता है गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। ऑडिशन क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है, वहाँ पर हम एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देते हैं और वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हम सही है या नहीं। तो उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उस ऑडिशन में। और वो जो कि अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, वो जो अकेडमी थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, अभी तक जो उसकी हिस्ट्री जो पास थी, अभी तक किसी ने भी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं किया था जितना कि एवलाइन ग्लैनी ने किया था। जबकि वो डेफ थी, उसको सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उसने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इतने अच्छे से प्ले किया, इतने अच्छे से बजाया कि उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। She gradually moved from orchestral work to solo performance, and at the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. Captured का मतलब होता है अचीव करना। तो वो पहले ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस थे, मतलब जो ग्रुप होता है उनके साथ में परफॉर्मेंस दिया करती थी। बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, मतलब कि वो खुद अकेले कॉन्सर्ट करने लगी। पहले वो ग्रुप के साथ में कॉन्सर्ट किया करती थी, बाद में वो सोलो मतलब कि सिंगल परफॉर्मेंस देने लगी। और जब उसका 3 साल का कोर्स ख़त्म होने आया, तब उसने जो टॉप अवार्ड्स थे, जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे, उसने वो ऑलरेडी अचीव कर लिए थे, ऑलरेडी हासिल कर लिए थे। जब वो 16 साल की थी तब तक उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ बना सकती है। और जब उसकी 17 ईयर की जो एज हुई तब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन ले लिया था। वो लंदन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में सीखने गई थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब जो फेमस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उनमें एटीट्यूड और वो सारा आ जाता है कि मैं हीरो बन गया हूँ, मैंने इतना सारा अचीवमेंट किया है। पर एवलाइन को इतना हीरोइक अचीवमेंट जैसा कोई हिंट नहीं लग रहा था, मतलब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा हीरोइक वाला अचीवमेंट आ गया है। वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एवलाइन कहती है कि अगर तुम हार्डवर्क करो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो और तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तो तुम इजीली उसे हासिल कर सकते हो। यानी एवलाइन के हिसाब से 2 चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, हार्डवर्क और गोल। अगर तुम हार्डवर्क करोगे और तुम्हारा गोल तुम्हें पता है, तुम्हारा एम, तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तो तुम इजीली उस लाइन पे जाके प्रोग्रेस करके तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी-पर्क्यूनिस्ट with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. Most sought after का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। एवलाइन ग्लेनी वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलर परकशनिस्ट बन गई थी। परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला। ऐसा इंसान जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा सकता है, प्ले कर सकता है। एक ही इंसान अलग अलग तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजा सकता है उसे कहते हैं परकशनिस्ट। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड में
और उसने कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब 1000 इंस्ट्रूमेंट से भी ज़्यादा उसमें उसने मास्टरी कर रखी थी। वो 1000 से ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। और उसके इंटरनेशनल जो शेड्यूल थे, मतलब जो फॉरेन्स में वो जो कॉन्सर्ट करती थी वो बहुत ज़्यादा करने लगी, ताकि उसका जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया उसकी वजह से। तो वो नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉरेन्स में जाके वो कॉन्सर्ट किया करती थी अलग अलग। तो वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, जिसे 1000 से ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिगिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। एवलिन का जो फंक्शन हुआ करता था, जो एवलिन का जो कॉन्सर्ट हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस था। विदाउट हियरिंग मतलब कि उसे देखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब एवलिन कॉन्सर्ट करती थी। बिकॉज एवलिन सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को इतनी अच्छे से बजाती थी, इतना अच्छे से प्ले करती थी, तो उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और वो इतना एफर्टलेसली बजाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे बजाने में कुछ एफ़र्ट लग रहा है। वो बिना एफ़र्ट, मतलब एफर्टलेसली बहुत अच्छे से प्ले करती थी। उसे देखने में बहुत ज़्यादा, उसका जो कॉन्सर्ट था उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards give me trouble, she laughed. अब ये इसका एक इंटरव्यू हुआ था, 2 आवर का एक इंटरव्यू हुआ था उसका एक, जिसमें उसने कहा था, उसके डिस्कशन जब हुआ था, उसका इंटरव्यू जब हुआ था, तो उसने जब 2 घंटे का जो उसका इंटरव्यू हुआ था, तो उस इंटरव्यू ने उसने कहा था कि मैन विथ ब्यूशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। तो एवलाइन हंसकर बोलती है कि जो इंसान, जो आदमी के बूशी बियर्ड मतलब कि लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती है, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, तो जो आदमी जिसकी बूशी बियर्ड, जिसकी बड़ी बड़ी बियर्ड्स होती है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, वो मुझे थोड़ा सा ट्रबल करते, थोड़ा सा परेशानी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ बोलते हैं, जब उनका लिप का मूवमेंट होता है, जब उनके होठों का जो मूवमेंट होता है, वो देख नहीं सकती है, क्योंकि वो मूँछों की वजह से और दाढ़ी की वजह से वो जो होठ होते हैं वो छुप जाते हैं। तो एवलिन सुन नहीं सकती थी, तो वो लिप्स को देखकर वो थोड़ा बहुत पहचानती थी कि वो इंसान क्या बोलना चाहता है। और जो इंसान की जिसकी जो आदमी की जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी, उसकी वजह से क्या होता था, जो होठ होते थे वो छुप जाते थे। तो एवलिन उसको पहचान नहीं सकती थी, उसे देखकर बता नहीं सकती थी कि वो इंसान क्या बोलना चाहता है। इट इज़ not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. अब एवलाइन कहती है कि इंसान की सिर्फ लिप्स नहीं, वो उसका पूरा फेस देखती थी, स्पेशली उसकी आइज़। उसकी आइज़ से पता चलता था कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या बोलना चाहता है और किस वे में वो बोल रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उससे वो पता करती थी कि वो क्या बोलना चाहता है और उसका एक्सप्रेशन क्या है। पर जो बूशी बियर्ड वाले होते थे, जो इनकी जो लॉन्ग बियर्ड्स होती थी, वो उसे थोड़ा बहुत ट्रबल करते थे, क्योंकि उसकी लिप्स वो पढ़ नहीं पाती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। फ्लॉलेसली का मतलब होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, और लिल्ट का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग। तो जो एवलाइन ग्लेनी थी, वो स्कॉटिश जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही फ्लॉलेसली, मतलब कि बिना कोई मिस्टेक के वो बोलती थी, एकदम फ्लॉलेस थी उसकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। एवलाइन कहती है कि जो उसकी स्पीच है वो एकदम क्लियर है, वो जिस तरह से बोलती है वो एकदम क्लियर है, और जो स्कॉटिश लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियरली बोलती है, क्योंकि जब उसकी 11 साल की उम्र तक वो सुन सकती थी। 11 साल की जब उसकी उम्र हुई, उस वक्त से वो डेफ हो गई, उसे सुनने की क्षमता चली गई थी, पर 11 साल जब की थी तब तक उसे सुनाई देता था। इस वजह से उसकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिकॉज वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, इसलिए।
बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। एवलिन को स्कॉटिश लैंग्वेज के सिवाय फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज भी आती थी, पर उसने वो बताया नहीं कि उसने किस तरह से फ्रेंच और थोड़ी बहुत जापानीज़ सीखी थी। उसका उसने जिक्र नहीं बताया कि उसने फ्रेंच और जापानीज़ कैसे सीखा। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones and even in my hair. वो बोलती है कि जो म्यूज़िक है वो उसके हर एक बॉडी पार्ट्स में है, वो हर एक बॉडी पार्ट्स में उसे फील कर सकती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, जैसे चुभता है उसे टिंगल कहते हैं। तो म्यूज़िक उसकी स्किन में ऐसे टिंगल करता है, ऐसे जैसे प्रिकिंग हो, चुभता हो। इवन उसके चेक बोन्स में भी वो फील कर सकती थी और उसके बालों तक में भी वो म्यूज़िक का जो सेंसेशन होता है, जो फील होता है, वो उसे फील कर सकती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो कहती हैं कि जब वो xylophone बजाती है तो जो साउंड होता है, जब वो साउंड होता है तो जो स्टिक के थ्रू जब वो साउंड बजाती है तो वो साउंड है ना, वो उसके स्टिक से फिंगर टिप्स, जो फिंगर जो अपनी उंगली होती है, जो उसका ऊपर का जो टिप का पोर्शन होता है, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो स्टिक के थ्रू अपने फिंगर टिप्स में वो साउंड को महसूस कर सकती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेसोनेंसीज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेसोनेंसीज का मतलब होता है इकोस ऑफ साउंड, जो साउंड हमें बार बार सुनाई देता है। तो जब वो ड्रम्स बजाती है तो वो ड्रम्स को लीन करती है, मतलब ड्रम्स को अपने पास की बॉडी से टच करती है ताकि वो जो साउंड है, जो ड्रम का साउंड है, वो उसकी बॉडी में फील कर सके। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, जब वो कहीं किसी कॉन्सर्ट पे जाती है या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब वो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है जो कि वुडन हो, जो लकड़े का हो, तो वो क्या करती है, अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, निकाल देती है, ताकि जो उसके पैर के थ्रू वो पैर से अपना जो फीट है, फीट से वो लेग से वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है साउंड के थ्रू, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उससे वाइब्रेशन आता है, तो वो वाइब्रेशन अपनी बॉडी पार्ट्स में वो फील कर सके, जिससे उससे पता चले कि ये कौन सा नोट्स है। Not surprisingly, एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और ये इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, कुछ भी ऐसा शॉकिंग जैसा नहीं था, पर एवलाइन जो थी वो अपनी ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल फील करवाती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती थी सोलो परफॉर्मेंस देखकर, जो अपना खुद का सिंगल परफॉर्मेंस देकर। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको एवलाइन ग्लेनी को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। सेज मास्टर पर्कनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड में ये पढ़ा था कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली, पर उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है एवलाइन को कि वो म्यूज़िक को सुनती नहीं है, वो म्यूज़िक को फील करती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक को पहचानती है और इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है। ये जो चीज़ थी वो किसने बोली थी, जो कि एक मास्टर पर्कनिस्ट है, जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते, इसलिए उन्हें परकशनिस्ट कहा गया है, जो कि वो मास्टर है उसमें। एवलाइन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलाइन कहती है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मतलब होता है
अ पर्सन हु फाइंड्स इज डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, ऐसा इंसान जो काम करने से रुकता नहीं है, जो काम करता रहता है। तो जो एवलाइन है वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना होता है, क्योंकि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं वो सुन सकते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं देना पड़ता है। मेहनत वो करते पर उतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं देना पड़ता है, पर मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे एक तो मैं सुन नहीं सकती, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी रहती है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनर्मस, एनर्मस का मतलब होता है बिग, ज़्यादा। तो वो जितनी मेहनत करती है उससे ज़्यादा उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा एक पुरस्कार मिलते, बहुत ज़्यादा उसे प्रेज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलाइन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलाइन रेगुलर कॉन्सर्ट तो करती ही है, पर रेगुलर कॉन्सर्ट्स के सिवाय एवलाइन फ्री कॉन्सर्ट्स करती है प्रिजन्स मतलब जेल, जहाँ पे जेल होती है, और हॉस्पिटल्स में। फ्री कॉन्सर्ट मतलब कि वो एक तरह से चैरिटी वर्क करती है, फ्री कॉन्सर्ट दिया करती है प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस मतलब कि जो यंग जो यूथ पीपल हैं, जो कम एज के होते हैं, जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो एवलाइन उन्हें भी बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती है, उन्हें भी क्लासेस देती है यंग म्यूजिशियंस को, ताकि वो अच्छे से म्यूज़िक बजा सके और उन्हें उसमें वो अच्छे से तामील कर सके। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. बीथोवन फंड जो डेफ चिल्ड्रन का है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, वहाँ पर एक एन रिचलिन करके लेडी है, वो कहती है कि एवलाइन ग्लेनी है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए एवलाइन ग्लेनी एक इंस्पिरेशनल है, एक आइडियल है। बच्चे ये समझते हैं कि अगर एवलाइन ग्लेनी ये चीज़ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और जो भी हमारा ड्रीम है हम वो पूरा कर सकते हैं। भले ही हमारे में डिसेबिलिटी है कि हम सुन नहीं सकते, पर दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो वो बच्चे हासिल नहीं कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते। एवलाइन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है अचीव करना। एवलाइन ग्लेनी ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा अचीव कर लिया था कि जो उसकी जो डबल एज के जो लोग हैं उन्होंने भी इतना अचीव नहीं किया होगा जितना एवलाइन ग्लेनी ने उसने अपनी एज में अचीव कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब ज़्यादातर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेज के पीछे की साइड में, मतलब कि जो स्टेज का बैक पोर्शन होता है वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है। पर एवलाइन ग्लेनी जो कि एक सोलो परफॉर्मेंस थी, जो सोलो परफॉर्मेंस दिया करती थी, सिंगल परफॉर्मेंस दिया करती थी, तो वो क्या करती थी, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे वो उसको स्टेज के फ्रंट में रखती थी, स्टेज के आगे की तरफ रखा करती थी, और उसे देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एवलाइन ग्लेनी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते देख बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। ये जो एवलाइन ग्लेनी है वो एक इंस्पिरेशनल है, एक आइडियल है। जो बच्चे हैंडीकैप है, जो विकलांग बच्चे होते, जो जिसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए वो इंस्पिरेशनल थी कि भले ही तुम्हें कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की तुम हैंडीकैप हो, पर अगर तुम अगर हार्डवर्क कर सकते हो और तुम्हारा कोई गोल हो तो तुम उसे ईज़िली अचीव कर सकते हो। तो एवलाइन ग्लेनी उनके लिए एक इंस्पिरेशनल पर्सन थी। People who look to her say, if she can do it, I can.
जो इंसान एवलाइन गिलानी को देखते थे, जो हैंडीकैप थे, वो देखकर ये कहते थे कि अगर एवलाइन गिलानी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने बहुत से लोगों को खुश किया है अपने परफॉर्मेंस देकर। काफ़ी सारे लोग उससे काफ़ी सीखे हैं, वो इंस्पिरेशनल है, उससे काफ़ी इंस्पायर होते लोग और वो उसे बहुत ज़्यादा आइडियल मानते हैं। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय डेबोरा काउली। दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ एवलाइन गिलानी।